हे गाइस, आई एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है 28 फैब। द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। एक है इंडिया यूएस डिफेंस टाई से रिलेटेड है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसे डिस्कस करेंगे। ऑलिव टर्टल, इसके ऊपर क्या क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ रहा है और जो सेक्स रेशियो है उसमें क्या चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है उसके बारे में है। और यहाँ पे एक एडिटोरियल है, बहुत अच्छा एडिटोरियल है। यहाँ पे बात कर रहे हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन है इनफॉर्मल सेक्टर में या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनके लिए गवर्नमेंट की स्कीम्स कौन कौन सी है और उस स्कीम्स का इनके ऊपर क्या अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि नेगेटिव इम्पैक्ट है। इन दोनों चीज़ों को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर मैनर में। आइए स्टार्ट करते हैं। ट्यूटोरियल बेसिकली बात कर रहा है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में, इसे क्रिटिसाइज कर रहा है बेसिकली। यहाँ पे जो राइटर है जैन, ये बेसिकली यूपीए गवर्नमेंट में जो भी सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड स्कीम्स होते थे उसमें वर्क किए हैं, तो इसे क्रिटिसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। बट कुछ वैलिड पॉइंट है, उन पर नज़र डालेंगे हम लोग जो हमारे यूपीएससी एग्जाम में काम आएगा। इसे जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट स्कीम या फिर आप सोशल जस्टिस से भी इसे कनेक्ट कर सकते हो। इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं कि है क्या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये स्कीम है क्या? बेसिकली ये स्कीम जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए लाया गया है। ये इसमें क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाएगा, डीबीटी। मतलब कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उन लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भेजा जाएगा जिनका भी बैंक अकाउंट आधार से कनेक्टेड है। तो ये सभी के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उन वुमेन के लिए जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या फिर आप बोल सकते हो इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम कर रही है। क्या होता है कि जब ये लोग प्रेग्नेंट होती है तो इनके जो डेली बेसिस पे उनको सैलरी मिलता है ना, वेजेस मिलती है, तो इस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो उनके न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल सके, हेल्थ केयर प्रॉपर हो सके, उसके लिए ये फंड प्रोवाइड किया जाता है इन लोगों को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट करती क्या है कि इसमें ये लोग इनको 5,000 रुपये प्रोवाइड करती है, ठीक। बट कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस है, जैसे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे को कवर करती है। सेकंड बच्चे को तभी कवर करेगी जब दूसरा जो चाइल्ड होगा वो गर्ल होगी, लड़की होगी, तभी ये दूसरे बच्चों को भी ये पैसे आपको मिलेंगे। और ये जो 5,000 रुपये है वो आपको एक बार में नहीं मिलेगा, ये 3 इंस्टॉलमेंट में मिलता है। 3 इंस्टॉलमेंट का मतलब है पहला इंस्टॉलमेंट तब मिलेगा जब आप जाते हो हॉस्पिटल में और अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हो कि आप प्रेग्नेंट हो, तो तब उस समय आपको 1,000 रुपये मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। सेकंड टाइम होता है जब 6 मंथ बाद आप रेगुलर चेकअप नहीं होता, जाते हो और रजिस्टर्ड कराते हो 6 मंथ बाद कि हाँ मैंने चेकअप करा लिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तब आपको 2,000 रुपये प्रोवाइड होता है। देन जब आप आखिरी का जो इंस्टॉलमेंट मिलता है आपको, वो मिलता है जब आपका बेबी हो जाता है, तब आपको मिलता है 2,000 रुपये। ये हो गया आपके 5,000 रुपये, ठीक है, 5 के। बट 1,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलता है जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत। आपको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि कितना हो गया, 6,000 का ये स्कीम है। 5,000 आपको मिल गया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से, 1,000 मिल गया आपको जननी सुरक्षा योजना से, ठीक। तो ये बेसिक स्कीम में ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेता है यूपीएससी में। और मेंस में तो बन ही जाता है कि इससे रिलेटेड आपसे पूछ लेगा कि जो भी ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, ये इस ये है क्या, इसके चैलेंजेस क्या है, ठीक है। वे फॉरवर्ड भी आपसे पूछ लेगा, ठीक है, कि वे फॉरवर्ड बताइए किन इशूज़ को ये फेस कर रहा है आज के डेट में। तो आज बात कर लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहा है। तो जो राइटर है वो बोलते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर ये 6,000 रुपये सभी जो भी बच्चे हो रहे थे, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, प्रेग्नेंट वुमन को ये दिया जा रहा था। बट ये बात याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल सेक्टर के लिए है, ये इसमें फॉर्मल सेक्टर कवर नहीं है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उन औरतों को ये पैसे दिए जाएंगे। और यहाँ पे याद रखिएगा ये सभी बच्चों के लिए था, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट चाइल्ड सेकंड चाइल्ड, ऐसा कुछ नहीं था। राइटर बोलता है कि इन्फ्लेशन को देखिए, 2013 से अब हम लोग 2025 में हैं। अब इस अमाउंट को बढ़ा करके 12,000 रुपये हो जा कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। दूसरी बात ये बोलते हैं कि जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि सिर्फ और सिर्फ पहले चाइल्ड को ये पैसे मिलेंगे, जो ये 5,000 प्लस 1,000 6,000 रुपये है, इसे रोक के नहीं रखना चाहिए जैसे कि पहले था।
और जैसे मैंने आपको बताया था, और सेकंड चाइल्ड को तभी मिलेगा जब वो गर्ल होगी, जो कि वायलेशन है यूनिवर्सल मैटरनिटी बेनिफिट्स स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, इसका आप वायलेशन कर रहे हो, मतलब जो भी बेबी हो आपको ये पैसे जो 6,000 है वो सभी को प्रोवाइड करना चाहिए। देन राइटर बोलते हैं कि मिनिस्ट्री आर्टिकल सॉरी आरटीआई एक्ट सेक्शन 4 में ये बताया गया है कि पार्लियामेंट में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सभी लोगों को मिलना चाहिए, जो भी हम आप सबको ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए। बट गवर्नमेंट ने इस स्कीम के अंदर कितने लोगों को कवर हुआ है, कितने लोगों को बेनिफिट्स मिल रहा है, कितने फंड्स अभी तक खर्च किए गए, इस तरीके का इंफॉर्मेशन आज की डेट में पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। आरटीआई के हेल्प से राइटर बोलते हैं कि देखो हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन मिला है आज की डेट में। 2019-20 में 36% लोग कवर हुए थे इसके अंदर, जो कि घट के 2023-24 में ये सिर्फ 9% हो गया। बाकी जो स्टेट लेवल पे जो स्कीम्स चल रहे हैं उसको देख लेते हैं। उड़ीसा 64%, अब जो वहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन है उनको ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, स्टेट लेवल की बात हो रही है जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तमिलनाडु 84% है। वहीं पे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो कि अभी बात की 10% बताया जा रहा है। राइटर बोलते हैं कि देखिए जो आपने फंड एलोकेट किया है ये 2023-24 में वो कितना था, 870 करोड़ रुपए, जो कि बहुत कम है। इसके बढ़ा करके आपको 12,000 करोड़ रुपए एनुअली कर देना चाहिए। अगर आपको 90% जो इंडिया की पॉपुलेशन प्रेग्नेंट वुमेन है उनको अगर कवर करना है 6,000 रुपये के अंदर, तो आपको फंड मतलब कि आपको ये जो फंड एलोकेट कर रहे हो उसे बढ़ा दो। जो फॉर्मल सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वुमेन काम कर रही है उनके लिए आपने क्या किया, अमेंडमेंट लिया है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। इसमें क्या किया आपने, जो उनको लीव था पेड लीव वो 26 वीक तक कर दिया, जो कि अगर WHO का स्टैंडर्ड देखो आप, ये 14 वीक का बोलता है वो लोग। मतलब कि राइटर बोल रहे हैं कि आपने इनके लिए तो बहुत बढ़िया कर दिया, बट आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए क्या वर्क कर रहे हो। और जो रही गई कसर थी वो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम ला दिया आप। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात किया था हमने। इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आती है, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गया। कई बार क्या होता है कि नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, तो जो हॉस्पिटल में जो गए वो होते हैं महिलाएं उस दिन उनका काम नहीं होता, एक तो वो प्रेग्नेंट, ऊपर से उनको बार बार आना पड़ता है इस चीज़ के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। देन ये लोग डेली वेजेस वाले वर्क कर रहे हैं, तो जो थंबनेल ये लोग लगाते हैं वो कभी करके होता है उनका थंब प्रिंट गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम फेस होती है। तो राइटर बोल रहे हैं कि इस तरीके का ये जो आपने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र या फिर आधार बेस्ड सिस्टम कर दिया, इसे हटाने की ज़रूरत है। तो ये बेसिक सा एडिटोरियल था, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कल को पूछ लेता है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है, इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं और वे फॉरवर्ड, आप इजीली लिख पाओगे। आइए देखते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में। हाल ही में 16 साल से स्टडी कर रहा है एक इंस्टीट्यूट, उसने ये बताया है कि जो ये ऑलिव रिडले टर्टल है इनका जो ग्रोथ है पिछले कुछ डिकेड में वो स्टेबल है या फिर ग्रो कर रहा है, मतलब डाउनफॉल नहीं देखने को मिल रहा। अच्छी बात है कि ये लोग स्टेबल और तेज़ी से इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। बट इस स्टडी ने एक बात बताई कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो ये बीच पे आते हैं अपने एग देने, तो उस समय क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण ये सैंड का जो टेम्परेचर है वो तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये सैंड का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो जो ये पॉपुलेशन है इनकी वो ग्रो तो कर रही है, बट जेंडर रेशियो देखा जाए वो स्टेबल नहीं है। ये क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पे जो फीमेल पॉपुलेशन है वो तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है मेल के कंपैरिजन में। देखिए क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इधर, ये आपसे कभी पूछ सकता है कि क्लाइमेट चेंज का क्या ये सेक्स रेशियो पे या फिर जो ये लोग प्रेग्नेंट होते हैं इन लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है टर्टल्स पे, तो आप ये बता सकते हो कि हाँ क्लाइमेट का भी इम्पैक्ट पड़ता है। और साथ में अगर आपको बेसिक पता हो इसका, जो ये ऑलिव रेडले टर्टल्स हैं ये बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, जो वार्म या फिर ट्रॉपिकल वाटर्स होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। जैसे कि आपका आ गया पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन और अटलांटिक, वार्म अटलांटिक ओशंस में ये आपको मिलते हैं। याद रखिएगा कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। जो ये डिफरेंस है सेक्स रेशियो में, जो डिफरेंसेस देखने के लिए मिल रहा है कि फीमेल पॉपुलेशन तेजी से इंक्रीज हो रहा है, बर्थ उनका ज़्यादा हो रहा है, ये आपको अभी नहीं देखने के लिए मिलेगा, आने वाले 2-3 सालों में नहीं देखने के लिए मिलेगा।
इसका जो इम्पैक्ट है आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। क्यों? इसका कई सारे रीज़न, जैसे कि लॉन्ग लिव्ड है, काफ़ी लंबे समय तक जीते हैं, और लेट मैच्योर होते हैं, और हाईली माइग्रेटर है, मतलब कि एक जगह पे नहीं रहते, एक दूसरे दूसरे जगह ट्रैवल करते रहते हैं। जो ये पॉपुलेशन डिफरेंस है, ये आने वाले कुछ डिकेज, मतलब आने वाले 10 साल 20 साल में आपको ये चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। अब ये देखिए, इंडिया का ये मैप है, उड़ीसा में ये पाए जाते हैं ये लोग। ये टर्टल्स आते हैं एग देने, कहाँ पे? गहीर माता माथा, जो बीच है वहाँ आएंगे, रूसी कुलिया बीच पे ये लोग आते हैं। ठीक है, ये दो एरियाज़ है उड़ीसा में, काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है। लगभग यहाँ पे आके ये लोग 4 से अप्रॉक्स 5 लाख तक अंडे देते हैं। मतलब यहाँ पे आपको न्यू बॉर्न टर्टल्स देखने के लिए मिलेंगे। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, ये बाकी जगहों पे भी इनकी पॉपुलेशन मिल जाती है, जैसे मैक्सिको हो गया, कोस्टा रिका हो गया, इन दो एरियाज़ में भी ये लोग अपना एग बीचेस पे जाके एग डिलीवर करते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वल्नरेबल है। और साइट्स में इनका देखा जाए, अपेंडिक्स 1 में आते हैं ये आपके। ठीक है, और जो इनका वल्नरेबल क्यों है, इनको खतरा किन किन चीज़ों से है? ऑब्वियस सी बात है, बोट, मतलब ये लोग जब समुद्र के किनारे आते हैं, बीच पे आते हैं, तब क्या होता है, बोट से टकरा के इन लोगों को इनकी जान चली जाती है। कई लोग इसको एज कंज्यूम करते हैं, मीट की तरह कंज्यूम भी करते हैं। ये प्रॉब्लम्स भी होती है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट तो आप देख ही रहे हो। कई बार नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं, जो इनके एग होते हैं यहाँ पे जो बीच पे होते हैं, वो मतलब आप समझ ही रहे हो, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बीच इरोजन अलग प्रॉब्लम चल रहा है आजकल। ठीक है, और बीच एरिया में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि टूरिज्म को बूस्ट करना है, तो उसके कारण भी इनके ऊपर इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो ये बेसिक सा था। आई होप आप सब कुछ हम लोग ने कवर कर लिया होगा। 2019 में यूपीएससी ने पूछा कि ये फिश है, फिश का कोई स्पीसीज पूछ लिया कि भाई साहब ये है, ये हार्बीवोर्स है, ये कार्निवोर्स है, ये ये एक सी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज पूछा, और वो पूछ लिया कि कार्निवोर्स है कि हार्बीवोर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से भी पूछ लेता है। तो ये जो ऑलिव रिडले टर्टल है, ये आपका कार्निवोर्स है। ठीक है, याद रखिएगा, ये 2019 में पूछ लिया था। एक कोई स्पेसिफिक फिश से रिलेटेड था, तो टर्टल रिलेटेड भी आ सकता है। तो ये बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं। एडिटोरियल बेसिकली बात कर रहा है यूएस इंडिया डिफेंस टाई के बारे में, ट्रम्प 2.0 1.0 से कैसे अलग है, और इसमें क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे ट्रम्प 1.0 में क्या फोकस किया जा रहा था, ट्रम्प 1.0, इसमें ट्रम्प आते हैं, ये इसमें आपको याद होगा, काटसा, CAATSA, काटसा एक्ट लेके आए थे ये, कि जो भी अमेरिका जिसे पसंद नहीं करता, जिन कंट्री को, जैसे रसिया हो गया, ईरान हो गया, और कौन सा कंट्री है, नॉर्थ कोरिया, इन कंट्री से डील करेगा, डिफेंस टायर रखेगा, या फिर इन लोगों से ऑयल परचेज करेगा, गैस इंडस्ट्री इनसे जो भी डील कर रही होगी, डिफेंस टाई रख रहा है, या फिर सिक्योरिटी सेक्टर में इनकी हेल्प कर रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ओपन करके रखा है, उन सब पे सैंक्शंस लगा देंगे। तो ये था 2017 का प्लान ट्रम्प जी का। 2018 में हमने S-400 परचेज कर लिया रसिया से। तो हमें लगा था कि हम पे ये कादसा एक्ट लगेगा, बट अमेरिका ने हम पे लगाया नहीं, इसमें वीवर्ट दे दिया, हमें छूट दे दिया। तो पहले ही ट्रम्प हमारी तरफ थोड़े टिल्टेड थे। तो अब यहाँ पे बात की गई है कि हमारे मोदी जी जब गए थे अमेरिका, तो वहाँ पे डील हुई कुछ। ठीक है, तो वहाँ पे अमेरिका मानता है कि चलो एक काम करते हैं, हम लोग साथ में मिलकर प्रोडक्शन करते हैं डिफेंस प्रोडक्ट के, और टेक्नोलॉजी को शेयर करते हैं। मतलब अमेरिका हमसे टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए मान गया। क्यों मान गया? कि देखो रसिया हमें क्या ऑफर करता है, ब्रह्मोस बनाना है, चलो टेक्नोलॉजी शेयर कर देंगे। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग करना है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल देंगे, चिंता मत करिए। ठीक है, और कौन सा हो गया, सुपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर रहा है DRDO के साथ रसिया। तो ये सब कुछ डील है जो रसिया हमसे हमारे साथ कर रहा है। तो उसको देखते हुए भी अमेरिका थोड़ा सा नाजुक हो रहा है कि चलो अब हमें भी ऐसा करना पड़ेगा, कुछ अच्छे ऑफर्स देने की ज़रूरत है। तो हमने क्या क्या परचेज करने की सोची है। जेवलिन एंटी टैक गाइडेड मिसाइल है एक, स्ट्राइकर ये कॉम्बैक्ट व्हीकल है, ये इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल है। ये दो चीज़ की परचेज करने की बात की जा रही है। और साथ ही साथ जो न्यू एंगल इसमें ऐड हुआ है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए अमेरिका मान गया, और टेक्नोलॉजी सप्लाई भी करेगा हमें। साथ ही साथ जब ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हम ग्लोबल सप्लाई चेन से
कनेक्ट हो जाएगी। हम लोग इससे सिर्फ मैन्युफैक्चर इंडिया के लिए ही नहीं करेंगे, मतलब कि बाहर के मार्केट के लिए भी, जो भी अमेरिका मानेगा कि हाँ इन कंट्रीज़ को ये चीज़ें सेल कर सकते हो, ये डिफेंस प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, तो उनको हम लोग ये सेल भी कर पाएंगे। चैलेंजेस क्या है, देखिए पहला ही डील देख लीजिए, जो तेजस मार्क 1A फाइटर जेट है, इसका इंजन हम लोग अमेरिका से परचेज करने वाले हैं, कर रहे हैं, तो उसमें डिले देखने के लिए मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा, ये न्यूज़ में भी रहता है। देखो रसिया ने जैसे हमें सुखोई का ऑफर दिया कि टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करेंगे, ठीक है, सारे ऑफर मंजूर है हमें रसिया की तरफ से, तो अमेरिका में ने क्या सोचा, चलो हम भी मान जाते हैं, हम भी आपको F-35 सेल करने के लिए तैयार है, जो कि वो हर कंट्री को सेल नहीं करता। आज के डेट में देखो तो एक या दो से तीन कंट्रीज के पास ही F-35 है, एक साउथ कोरिया के पास होगा, एक जापान के पास होगा, और एक दो कंट्री और होगी, ठीक है, तो ज़्यादा कंट्रीज़ के पास ये ऑफर है नहीं, तो उनमें से अब एक इंडिया भी हो गया है। बट प्रॉब्लम क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे उसके लिए भी कॉस्ट हाई पड़ेगा, साथ ही साथ अगर मेरे को कल को F-35 यूज़ करना है तो अमेरिका से परमिशन लेना होगा कि भाई हमें एयर स्ट्राइक करना है कल रात को, क्या कर लें, तो अमेरिका परमिशन देगा तभी हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, वरना नहीं। ये प्रॉब्लम आपको रसिया के साथ देखने के लिए नहीं मिलती है। तो और सबसे बड़ी चीज़ पॉलिसी, जो अमेरिका की पॉलिसी है वो काफ़ी चेंज होती है। बाइडेन थे, उनकी पॉलिसी अलग है, ट्रम्प आए, उनकी पॉलिसी अलग है, और एकदम ऐसा नहीं है यहाँ बाइडेन है तो यहाँ ट्रम्प है, एकदम 180 डिग्री टिल्ट हो जाता है इनकी पॉलिसी, ठीक है। एग्जाम्पल यूक्रेन, बाइडेन यूक्रेन को सपोर्ट किए, फंड प्रोवाइड किए कि पैसा लो, रसिया के साथ वॉर पे जाओ, मस्त लड़ाई वड़ाई करो, पैसे की चिंता मत करो। ट्रम्प आते हैं, यूक्रेन को बोलते हैं भाई तुमने बहुत कर लिया, कोई फंडिंग नहीं मिलने वाली है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, सिक्योरिटी के लिए, तो अपने यहाँ पे जो भी मिनरल्स है उसका सेल करो, तब हम पैसा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो देख रहे हो आप, अमेरिका के ऊपर कभी भरोसा भी नहीं कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई पूरी पॉलिसी 180 डिग्री चेंज हो जाती है, और यूक्रेन आज के डेट में बेस्ट एग्जांपल है। अब डिफेंस स्ट्राइक की बात हो रही है तो हम लोग कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं जिनके नाम आपको याद होना चाहिए। मलाबार एक्सरसाइज होता है, ये नेवल एक्सरसाइज है, इसमें 3 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, इंडिया तो होगा, यूएस है, और साथ में जापान। इसके बाद वज्र प्रहार एक्सरसाइज होता है, ये स्पेशल फोर्स का एक्सरसाइज है, इंडिया अमेरिका करता है साथ में। युद्ध अभ्यास, ये बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है। और कौन सा एक्सरसाइज है, रिम पैक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है जिसे ऑर्गेनाइज यूएस करता है। और रेड फ्लैग एक्सरसाइज है, ये ये भी इंडिया के साथ यूएस करता है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है एक तरीके से। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको याद होना चाहिए। रिम क्या है, मलाबार एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है कई बार, तो ये बेसिक एक्सरसाइज आपको दिमाग में रहना चाहिए।